हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान में ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान में ऊष्मा को देखेंगे और इसका पूरा ऊष्मा का चैप्टर खत्म करेंगे। दो पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे। एक पार्ट में देखेंगे दोस्तों पहले 100 से 120 तक क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे उसके बाद वीडियो में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं क्या होते हैं, उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा अणुओं की चाल बढ़ जाएगी वस्तु को जब गर्म करेंगे तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो ये हो जाएगा उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होता है। तो दोस्तों, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या होगा। अगर किसी वस्तु के ताप में वृद्धि की जाती है तो वस्तु की क्या होगा। तो दोस्तों, वस्तु का जो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, उसका ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का क्या होगा। तो अणुओं का दोस्तों, अणुओं की चाल घट जाती है। ठीक है, अणुओं की चाल घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये रमफोर्ड ने। ठीक है, रमफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर उसे क्या किया, पिघला दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेवी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डेवी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक निस्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है दोस्तों। तो इसका मान हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जैसे कि ए बी और सी, उपर्युक्त सभी इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी है, निम्न में से कौन सी है, क्या है इसमें, निम्न में से कौन सी है। तो ए, ठीक है, W/Q बराबर जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों, इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वाष्प में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वाष्प में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। तो दोस्तों, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसके वजह से, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, क्यों होता है गर्म दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं,
आगे कह रहा है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तो ये दोस्तों केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केल्विन। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक नहीं है तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तापमान का है। ठीक है। अगला कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक तो ये केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना ऊष्मा होता है, तो 4.2 गुणे 10⁻³ जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जल प्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर, ठीक है, अपने शरीर का तापमान वो कितना डिग्री तक बढ़ा लेता है, 42 डिग्री तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक क्या होता है। बर्फ पर जब दाब बढ़ाया जाता है दोस्तों तो उसका क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है, यानी कि उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होता है, तो गैस दोस्तों क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गैस का क्या होता है, प्रसार अधिक होता है। अगला कह रहा है कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये सीवेक के प्रभाव पर। ठीक है, सीवेक के प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किससे। तो ये हो जाएगा पूर्व विकिरण उत्तापमापी से। ठीक है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये स्टीफन के नियम पर। ठीक है, स्टीफन के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापी जाती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान ये किस वस्तु से नापी जाती है, तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से। ठीक है, तो दोस्तों 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि थर्मोकपल, ठीक है, ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है, यानी कि किसके द्वारा बनाया जाता है, तो दो असदृश्य, ठीक है, दो असदृश्य धातुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर कहा जाता है तो विकिरण तापमापी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है, तो दोस्तों F-32/9 बराबर C/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आगे कह रहा है
कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक, ठीक है, तथा हिमांक होते हैं क्रमशः कितना कितना। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है कितना डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। तो ये -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि केल्विन मान से केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, यानी कि केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होगा, ठीक है, केल्विन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 310, ठीक है, 310 केल्विन। आगे कह रहा है कि एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्यात किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए एक फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं और एक सेल्सियस में नाप रहे हैं, तो ये जो दोनों का तापक्रम बराबर होगा वो -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगला कह रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान होगा। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो सेल्सियस में 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, कितने डिग्री के बराबर होगा, तो ये 32 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान है कितना तापक्रम होगा। अगर फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 36.89, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब उबलते पानी का ताप होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है कितना, तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 100 डिग्री से कम, क्योंकि मसूरी जो होगा ये एक तो पहाड़ पे होगा और ठंडे प्रदेशों में होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो ये 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे कह रहा है यहाँ पे कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है कितना, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि तप्त जल के थैलों में एक जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों किसी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, ठीक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला कह रहा है कि धातु की चायदानियों, ठीक है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, धातु के चायदानियों में लकड़ी का, क्योंकि उसमें करंट न आए, ठीक है, करंट यानी कि बिजली न आए। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए वो उधर नहीं जल पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है
कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। तो यह अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसके वजह से। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व, तो इसका घनत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पानी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होगा। जल का आयतन तो दोस्तों पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है। ठीक है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगा। तो इसकी चौड़ाई दोस्तों अव्यवस्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। लोलक घड़ियां, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। ठीक है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन होगा, क्या होगा। तो दोस्तों ये बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है। दोस्तों वही इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसके वजह से पाइप फट जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंतःस्थल में जल का तापमान होगा कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सबसे जल का घनत्व कितना होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों ये पानी की सतह में चले जाते हैं, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, नीचे वो चले जाते हैं जल की सतह में, यानी कि अंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ये पारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को
गर्म कर देता है। तो दोस्तों अवरक्त किरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरण। आगे देखते हैं, कह रहा है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि क्योंकि दोस्तों शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, कौन सा सबसे उचित है। तो दोस्तों ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होगा दोस्तों, इसके तुलना में तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि दोस्तों सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, ठीक है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो दोस्तों उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि दोस्तों जो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक यानी कि गंभीर होता है। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, तो भाप में गुप्त ताप होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठंडे जल से, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक, ठीक है, होते हैं, यह नियम किसने दिया है। तो किर्कहॉफ का नियम है, ठीक है, किर्कहॉफ का नियम है। आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम किसने दिया। तो स्टीफन का नियम है, ठीक है, स्टीफन का नियम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि स्टीफन का विकिरण नियम है कौन सा, स्टीफन का विकिरण नियम है कौन सा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम किसने दिया। तो दोस्तों ये न्यूटन का शीतलन नियम है, ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब दोस्तों ताप के अंदर बहुत ज़्यादा न हो, ठीक है, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा, कितना समय लेगा। तो दोस्तों 10 मिनट से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि थर्मल फ्लास्क, ठीक है, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं तो डीवार, ऑप्शन नंबर ए डीवार। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क, ठीक है, थर्मस फ्लास्क
में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किसके कारण? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि संचालन और संवहन व विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि थर्मस, ठीक है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें, ठीक है, आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्योंकि दोस्तों चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकिरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विकिरण। आगे कह रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, ठीक है, बढ़ाने में लगी ऊष्मा है, यानी कि कौन सी ऊष्मा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ठीक है, सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है तो जल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्योंकि दिन के समय में पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा की धारिता बहुत अधिक काफ़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्योंकि दोस्तों पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें? तो दोस्तों ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला कह रहा है कि निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो ये -196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो दोस्तों अंतरिक्ष यान या शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। ठीक है, प्रत्यापन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प, ठीक है, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। यानी कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ठीक है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है तो ये उपर्युक्त सभी, जैसे कि नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी। अगला कह रहा है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये गलनांक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलनांक कहलाता है। अगला कह रहा है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है।
क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्वथनांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घट जाता है, उसका क्या होता है? गलनांक घट जाता है। अगला कह रहा है कि मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवई, ठीक है, धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? तो ये निम्न होता है, ठीक है, ये निम्न होता है। अगला कह रहा है कि द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था को परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये वाष्पन होता है, ठीक है, जैसे जल का वाष्प बनना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि ठोस से द्रव में, ठीक है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये गलन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलन। अगला कह रहा है कि दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये घटता है, इसका गलनांक घटता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब ये पानी उबलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पानी का त्रिणुरात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिणुरात्मक बिंदु होता है कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पे 273.16 केल्विन पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान दोस्तों घटेगा, ठीक है, घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये त्रिक बिंदु कहा जाता है, ठीक है, त्रिक बिंदु, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती, यानी किस पर निर्भर नहीं करती? तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। आगे दोस्तों कह रहा है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने पर तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वायु दाब कम होता है और पानी जल्दी उबलने लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। वाष्पन की दर निर्भर करती है तो किस पर? दोस्तों ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारकों पर, उपर्युक्त सभी कारकों पर, जैसे कि द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये जो सेट प्रैक्टिस था दोस्तों, भौतिक विज्ञान में ऊष्मा। ऊष्मा दोस्तों हम लोग 2 पार्ट में देखने वाले हैं। एक पार्ट ये खत्म हो गया, ये 119 क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद हम लोग 120 से देखेंगे और लगभग 250 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है दोस्तों, पूरा ऊष्मा खत्म कर लेंगे ये 2 पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।